हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी एडीओ के लिए स्पेशल और जो बिहार सीजीएल है उसके लिए जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट जरूर देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद ये सेकंड पार्ट आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का देखिएगा। इसमें हम लोग, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए, जो हमारे डिस्क्रिप्शन और पहला पार्ट का भी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग जीएस पॉइंटर का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2। किसान सभा, एन जी रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी, अफजुल फाक का है। बसाकत संघर्ष, स्वामी दयानंद सदानंद सरस्वती का है। बंगाल में त्रिभागा किसान आंदोलन की मांग किया था। बंगाल में त्रिभागा आंदोलन की किसान आंदोलन की मांग किया था, जमींदारों की हिस्सेदारी में फसल के आधे भाग कम करके 1/3 करने के लिए। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में दी थी। आचार्य विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का प्रारंभ का संबंध है पोलम चिल्लिस। क्या लिखा? आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबंध था, किससे था? तो पोचमपल्ली से था। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था तत्कालिक आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना राज्य में। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तत्कालिक आंध्र प्रदेश और वर्तमान तेलंगाना राज्य में हुआ था। अब आ जाइए ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल का। 1918 में भारतीय मजदूर संघ मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किया था बीपी वाडिया ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था महात्मा गांधी, सूर्य नारायण बेस और शंकरलाल बेकर ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने, अनुसूया बेन ने और शंकरलाल बेकर आदि ने। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। 1920 में नागपुर में संपन्न हुए ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में का प्रथम सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम एन रॉय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? एम एन रॉय थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय समूह के मुखिया कौन थे? एस एन रॉय थे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिन आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था वे साम्यवादी आंदोलन के थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन में क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 1939। जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण समय क्या था? 1926 से 1939 था। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था एम एन रॉय ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। वर्कर्स एंड डिपोजिट पार्टी का संदर्भ में सही कथन क्या? इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना, जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता को संगठन में बनाया जा सके। अब आ जाइए रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था, इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने की अधिकृत किया था। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक देना, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे द्वारा संरचित प्रक्रिया द्वारा। रॉलेट सत्याग्रह का सही कथन क्या है? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी के होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया गया था। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में सही कथन क्या है? रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। रॉलेट एक्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना था। जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है, तो रॉलेट सत्याग्रह में। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह था। अखिल भारतीय राजनीति में रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। द आर्निकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 में सामान्य बोलचाल में क्या था? रॉलेट एक्ट। द आर्निकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइसिस एक्ट किसका था? रॉलेट एक्ट कहते थे। वह घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत
पूर्व घटी थी वो था रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग का कत्लेआम हुआ था अमृतसर शहर में। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1900 को एकत्रित हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे। वह जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की परित्याग दिया था वे थे जलियांवाला बाग नरसंहार में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यों की इस्तीफा दिया था शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग नरसंहार में डॉक्टर सत्यपाल की बंदी बनाया जाना और 1919 में अमृतसर में कांग्रेस के अधिवेशन की घटनाओं का सही क्रम क्या है तो डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाना। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग घटना से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल और डायर को लंदन में मारा डाला था उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने के लिए कार्य सौंपा था महात्मा गांधी को। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। वह घटना जिसे मेटुंगू ने निवारक हत्या का नाम से विशेषकृत किया था वे थे जलियांवाला बाग नरसंहार। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और फलस्वरूप जलियांवाला बाग के ब्रिटिश द्वारा संहार की घटना घटी थी द रॉलेट एक्ट के कारण। अब आ जाइए खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नहीं, जिन्ना नहीं है यहाँ पे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली है। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह जिसने खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक नया अवसर के रूप में 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगी कहा था महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाफिज उल मुल्क की पदवी त्याग दिया था हकीम अजमल खान ने। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्यागा किसने था? हकीम अजमल खान ने। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं को उनके अनुयायी को कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे, मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बात कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद, एम.एन. जिन्ना महात्मा गांधी के खिलाफ भागीदारी में भर्त्सना की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। बाकी मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद ने महात्मा गांधी की सब में भागीदारी लिए भतासमा किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। वही जिन्ना जो पाकिस्तान का बात करे वही जिन्ना हम बोल रही सब। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता की भाषण दिया था वे स्वामी श्रद्धानंद थे। कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन के समर्थन किया था खलीफा के पुनः स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, स्वामी श्रद्धानंद ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था और जबकि समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय ने। माने कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया? मदन मोहन मालवीय ने। समर्थन किया किसने? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद ने समर्थन किया था। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी के असहयोग के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था वह था इलाहाबाद आंदोलन। इलाहाबाद में हुआ था ये सभा। इस मामले में हमें मुसलमानों को हिंदुओं को नहीं भिड़ा पाए। ईसीचंद यह कथन किस घटना के बारे में कहा था? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1921 से 22 के बारे में। 1921 में मोपला विद्रोह की शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। अब आ जाइए असहयोग आंदोलन। वर्ष 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था CR दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया और उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून। खिलाफत का प्रश्न,
नमक कानून, पंजाब पे अत्याचार, रॉलेट एक्ट के कारण, जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण नहीं, नमक कानून नहीं, क्योंकि नमक कानून सविनय अवज्ञा है। बाकी खिलाफत का प्रश्न है, पंजाब का अत्याचार है, रॉलेट एक्ट के कारण हो सकता है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होना, जबकि नमक कानून साइमन कमीशन नहीं सकते, उसके बाद आएगा अभी सब। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। 1919 में सुधारों की भर्तियों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही क्या है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, जिसमें बहिष्कार की योजना थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं। प्रदेश का नाम क्या? हमारा अपना बिहार है। यहाँ पे शराब पीने के लिए पोस्टर डाला था कि आप शराब पीजिए। क्या बोलेंगे? असहयोग आंदोलन में कांग्रेस समर्थक जन भागीदारी बनी। हिंदू मुस्लिम एकता के विरुद्ध जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिससे असहयोग आंदोलन वापस कर दिया, वह थी केसर ए हिंद। क्या थी? केसर ए हिंद। महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सुप्रो और चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ा था, तो सिर्फ चित्तरंजन दास ने। मैंने असहयोग आंदोलन में अपनी वकालत किसने छोड़ दिया था? चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। बाल गंगाधर तिलक क्या लिखा है? जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, किंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने असहयोग आंदोलन समर्थन किया था, पर 1920 के आसपास में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसी के लिए नहीं देख पाए थे। राहुल सत्याग्रह 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, छपरा से। राहुल सत्याग्रह कहाँ से सक्रिय थे 1920 में? छपरा से। चोरा चोरी कांड का वास्तविक तिथि क्या है? तो 4 फरवरी 1922। चोरा चोरी कांड का वास्तविक तिथि क्या है? 4 फरवरी 1922। चोरा चोरी स्थित है गोरखपुर के जनपद में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वापस लिया था चोरा चोरी कांड के कारण। गांधी जी ने जिस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार के बहिष्कार करने का आह्वान किया था, वह आंदोलन है असहयोग आंदोलन। चोरा चोरी की घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदोली में। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ और समाप्त हो गया था 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी द्वारा निंदा प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर मुंजे ने निंदा कैसे देखा, फिर समझिए। जो दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन जो वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया था, तो डॉक्टर मुंजे ने। असहयोग आंदोलन में स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना और गांधी जी द्वारा आंदोलन के स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। घटनाओं का सही क्रम क्या? चोरा चोरी कांड, बारदोली प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 में कांग्रेस के भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों के पुनरावृत्ति रिबिल का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी से लिखा था यह निष्ठुर बर्बादी है, वे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू पीठ। असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान स्थापित कौन हुआ था? जो असहयोग आंदोलन था 1920-21 में कौन क्या स्थापित हुआ था? काशी विद्यापीठ हुआ था, गुजरात विद्यापीठ हुआ था और जामिया मिलिया हुआ था। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया स्थापित हुआ था। काशी हिंदू विद्यालय से पहले बन गया था। 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम की एकता। हिंदू मुस्लिम की एकता। 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में मार्ले मिलिट्री सुधार, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसके बाद दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। दिसंबर 1929 में 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया जाता है। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है और अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट आता है।
महात्मा गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। इस स्थगन में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। सही बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान वह व्यक्ति जिसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसके परिचय केवल 20 दिन बचे थे वे थे जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के विरोधी सभा की स्थापना किया था पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने, जमुना दास ने। असहयोग आंदोलन के विरोधी सभा की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने, जमुना दास ने, द्वारका दास, काशीराव जहांगीर और फिरोज सेठना और शीतलवाड़ी आदि ने। अब आ जाइए स्वराज पार्टी का गठन 1923। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से हुआ थे, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 में भारतीय शासन अधिनियम का उद्देशना करना था। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था सी आर दास ने। स्वराज पार्टी की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। मोतीलाल नेहरू सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अंगकर, चित्तरंजन दास, विठुल दास सी आर दास दल में नहीं थे तो सी राजगोपालाचारी नहीं थे, इसमें बाकी श्लोक थे। मोतीलाल नेहरू में से मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी एन कलिकर स्वराज पार्टी से संबंधित थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे स्वराज पार्टी में। बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में किसने स्वराज दल का गठन किया है? श्री कृष्ण सिंह ने। घटनाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले लखनऊ समझौता होता है 1916 में, फिर जलियांवाला बाग कांड होता है 1919 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है 1920-21 के आसपास में, फिर स्वराज दल की स्थापना होती है 1923 में। स्वतंत्रता पूर्व भारत का वह व्यक्ति जिसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था वे एम एन जिन्ना थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में वह व्यक्ति केंद्रीय विधानसभा स्वराज दल का समर्थन किया वे जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह सूत्र की घोषणा किया था सी आर दास ने। सी आर दास ने कहा था ये। कांग्रेस नेताओं द्वारा मेड्यू-चेसफोल्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी पार्टियों ने छोड़ दिया था इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो विठल भाई जी पाटिल थे। वे राष्ट्रीय नेता जो वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो विठल भाई पटेल थे। अब आ जाइए साइमन कमीशन 1929। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ था क्योंकि साइमन कमीशन कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन आयोग की नियुक्त किया गया था वर्ष 1927 में। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया था वह संवैधानिक उपचारों का पर विचार के लिए था। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था सर जॉन साइमन थे, जिसने सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था वे लॉर्ड इरविन के। कांग्रेस ने साइमन आयोग के बहिष्कार किया था। सही है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी बात सही है। साइमन आयोग का संबंध में सही क्या है? इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिनके संघ सरकार के लिए प्रस्तुति थी और भारतीय नेताओं ने उनका विरोध किया था। साइमन कमीशन के संदर्भ में सही कथन क्या है? इसमें 2 बार भारत का दौरा किया था। ये बात सही, इसने 2 बार भारत का दौरा किया था। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही क्या है? इसने प्रांतीय द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दिया था। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में वे लाठीचार्ज में। पंजाब केसरी की उपाधि दी जाती लाला लाजपत राय को। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये बात सही है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी एम एल नेहरू ने। राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने पंडित मदन मोहन, मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सुप्रो और जयंकर और जवाहरलाल नेहरू जगजीवन राम के समर्थन में भारत में औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। सर तेज सुप्रो और जयकर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा की गई थी। अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों हेतु संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के मौलिक अधिकारों के प्रावधान के लिए। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन का संबंध है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू भारत के समय नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी, जिसका विषय था भारत के संवैधानिक व्यवस्था देना।
मुस्लिम लीग जिस अधिवेशन में एम एल जिन्ना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा वह 1929 में दिल्ली के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तुत किया गया स्वराज सभा सभी के प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया था मौलाना हजरत मोहानी ने। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज की कांग्रेस के लक्ष्य को प्रस्ताव रखा था हजरत मोहानी ने। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था वर्ष 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में कांग्रेस ने पारित किया था वर्ष 1929 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन का पूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पारित करने के संकल्प में शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के उपलक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। पूर्ण स्वराज संकल्प में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने का अधिकार दिया था लाहौर सत्र में। दांडी यात्रा का साथ प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 की तिथि में भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था दांडी से। वह प्रांत जिसमें सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी वो गुजरात के। गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि ने। असहयोग आंदोलन में किस आंदोलन महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती थी? नमक सत्याग्रह में। महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक किसमें थी? तो नमक सत्याग्रह में थी। दांडी मार्च शुरू किया था नमक कानून तोड़ने हेतु। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद। दांडी यात्रा चली थी 24 दिन तक। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आवागमन तथा गांधी इरविन समझौते की सबसे बड़ी घटित घटना थी साइमन कमीशन का आगमन। महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के लिए 1930 में चलाया गया था। गांधी जी के गरीबों को मुफ्त में कोई बात नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, M.K. मुंशी को नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी। सविनय अवज्ञा सत्य क्या है? तो मदन मोहन मालवीय को, देवदास गांधी को, M.K. गांधी को नमक कानून तोड़ने की सजा भी दी गई थी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार, इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी की दांडी मार्च में। शांति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन कहा था गांधी जी ने दांडी यात्रा में। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य क्या है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान था अब्बासी तैयब जी ने। महात्मा गांधी के धरना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घाव के समय थे यरवदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह थे बेब मिलर थे। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था सी राजगोपालाचारी ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों को नमक के साथ एक और कर का विरोध किया था, वह था चौकीदारी कर। बिहार में कौन? नमक कर के अलावा चौकीदारी कर का भी विरोध किया था लोगों ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से पहचान जाने वाले खुदाई खिदमतगार का आह्वान था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता
और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। लाल कुर्ती दल गठित किया था अंग्रेजों से निकालने के लिए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। कौन से क्या बड़ा क्वेश्चन है ये। गढ़वाल जो रेजिमेंट के सैनिकों थे उन्होंने प्रदर्शन में गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बड़ा काम किया था गढ़वाल रेजिमेंट ने। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफर खान थे। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। 1930 में जो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी का महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रमों में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस के नेतृत्व के हेतु डॉक्टर राधाबाई को गिरफ्तार किया गया था 13 जून 1932 को। प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी पटना की। अब आ जाइए गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए था। गांधी इरविन समझौता में सम्मिलित मांगे क्या क्या थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन में संबंध जारी किए गए आदेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं है। 5 मार्च 1931 को समझौता गांधी इरविन समझौता कहलाता है। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते से किया गया था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे भी स्थगन हुआ था। गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षर होने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सुप्रो ने। गांधी इरविन समझौते के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो तेज बहादुर सुप्रो ने निभाई थी। इरविन और गांधी को 2 महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था एलन कैपेबल जॉनसन ने। गांधी इरविन समझौते को महात्मा गांधी के लाभ के संतावना पुरस्कार किसने कहा था? एलन कैपेबल जॉनसन ने कहा था। आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले मार्ले मिल्टन सुधार आता है, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी होता है, फिर गांधी इरविन समझौता आता है, फिर अगस्त प्रस्ताव आएगा, फिर आता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन के सभापति थे वल्लभ भाई पटेल। 1931 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता में सरदार पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प का प्रारूप किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान के पराकाष्ठा माना था SC बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन और पूरा समझौता। अब आ जाइए गोलमेज सम्मेलन। मौलाना मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जवान नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो वैसे मोहम्मद अली थे, मौलाना मोहम्मद अली थे, भाग लिए थे, और कोई नहीं गया था इसमें से। एक मिनट, गोलमेज में भाग लिया था तो जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज में भाग लिया था वो मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोल, वही हम भी कन्फ्यूजन हो गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोल रहा था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से महात्मा गांधी वो द्वितीय में गए थे, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही क्या? 1930 में आयोजित हुआ था। इस साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करना। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था KT पॉल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत कांग्रेस का प्रतिनिधि किया था महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ये तो गलत है। जवाहरलाल नेहरू सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि महात्मा गांधी के थे, भला दूसरा गलत हो गया। दूसरा देखो, गांधी ने समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। सही बात है। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। गांधी जी कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए गांधी जी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए उसका नाम था SS राजपुताना। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे लंदन से। कैसे लौटे थे? खाली हाथ लौटे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिस प्रश्न पर असफल रहा वह था सांप्रदायिक प्रतिनिधि। उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया
वे थे वी आर अम्बेडकर। 1930-31 की अवधि में भारत और ब्रिटिश के राजनेताओं ने लंदन में हुई बैठक में प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया है। उसका उसी रूप में उल्लेखनीय गलत होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं है, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था है और 3 सत्र हुए थे। गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था क्या? तो तीसरा। 32 में कौन हुआ? तीसरा। पहला हुआ था 30 में, दूसरा हुआ 31 में और तीसरा हुआ था 32 में। सही कथन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। सही बात है। पूना पैक्ट में भारतीय स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधि के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ दूसरा अधिवेशन में गई थी। अब आ जाइए सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट 1932। सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड को सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया था अछूतों के लिए। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों के चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होना था। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने पृथक चुनाव क्षेत्र में आरक्षित सीटों को आवंटित किया था मुसलमान, सिखों और अनुसूचित जातियों के लिए। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था कम्युनल अवार्ड के खिलाफ। 1932 में महात्मा गांधी को मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया गया क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। सांप्रदायिक अवार्ड या पूना पैक्ट में दलित वर्गों की सीटें कितनी हो गई थी? तो 71 से 141 हो गई थी। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना। पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्यों को धराशायी कर दिया। इसके माध्यम से संसद और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति की सीटों के आरक्षण का मांग प्रस्तुत हो गया। ब्रिटिश सरकार ने 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल कुछ सीटें आरक्षित होगी, जिसके लिए सदस्य चुनाव पृथक चुनाव मंडल से लड़ेंगे। भी बात सही है। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधि संबंधी योजना बनाई थी, घोषणा की थी। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में जिस जेल में आमरण अनशन किया था, आरंभ के बाद जेल कौन है? यरवदा जेल है। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ जो कहलाता है पूना समझौता। पूना पैक्ट हस्ताक्षरित किया था सांप्रदायिक अधिनियमों के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता हुआ। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। इस समझौते में गांधी जी के समर्थन और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा के पश्चात सांप्रदायिक था पूना समझौता। सांप्रदायिक हुआ था पूना समझौता। बी आर अम्बेडकर ने मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, एम जी गांधी और 1932 में ऐतिहासिक पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था। बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी ने 1932 में जो पूना समझौता से हस्ताक्षर किसने किया था? बी आर अम्बेडकर थे और हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी थे। 1932 के पूना पैक्ट में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना, उसके अध्यक्ष कौन थे? हरिजन प्रसाद बिरला थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के बाद जिसका नाम हरिजन सेवक संघ हुआ, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जे डी बिरला थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग है। दलित वर्गों का संघ स्थापित हुआ है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, लेकिन स्तर नहीं, यह कहा था बी आर अम्बेडकर ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। एम एन रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रसिद्ध पिट्ठई कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता। देखो इसे क्या बोला? कांग्रेस के समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस के समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में कांग्रेस के समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 में। श्री नरसिंह नारायण कौन थे? तो समाजवादी थे।
1936 में हस्ताक्षरित बॉम्बे मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत में वृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। 1936 में हस्ताक्षरित बॉम्बे मैनिफेस्टो। अब आ जाइए प्रांतीय चुनाव मंडल और का गठन 1937। वर्ष 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पंजाब में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में पूर्ण बहुमत कहाँ नहीं मिला था? बंगाल और पंजाब में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पंजाब और बंगाल में नहीं मिला, बाकी सब जगह कुछ कुछ जगह पे मिला था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कहाँ नहीं प्राप्त हुआ था? बम्बई और असम में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो बम्बई और असम में भी प्राप्त नहीं हुआ था पूर्ण कांग्रेस बहुमत। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 में उन्हें पूर्ण बहुमत मिला। पंजाब, बंगाल, असम और बम्बई में उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पंजाब, बिहार, मद्रास, उड़ीसा वह प्रदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, पंजाब में गठन नहीं हुआ था। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? तो 28 माह का था। कितना माह का? 28 माह का। बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था हरिश्री हरि सिंह ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 का। 1937 में चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग को सौंपा गया था रफ़ी अहमद किरदई को। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमान और शिकायतों के संबंधित रिपोर्ट का सही कालक्रम है पीरपुल रिपोर्ट, शरीफ मुजफ्फर। देखो, कांग्रेस के प्रसारित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों संबंधित रिपोर्ट का सही क्रम क्या क्या है? पीरपुल रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम इग्लिफिस अंडर कांग्रेस रूल। फिर आता है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। 1939 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था एस सी बोस ने। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन? वह कहाँ अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ पर है? तो गुजरात में है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस का अध्यक्ष चुना था। वह त्रिपुरी में जबलपुर में थे। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, वो था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे तो राजेंद्र प्रसाद का। कांग्रेस ने त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और गर्मपंथी के समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन का। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे अवसर रूप में देखा जिसने भारतीयों को उन स्थिति में अपने हित का लाभ उठाने का मौका मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस का। फिर आता है देसी रियासतें। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देसी राजाओं के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संघ के राजवाड़ों का विलय आधिकारिक हुआ था 1947 में। राज्य में विलयकारी किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार पटेल का। अन्य रजवाड़ों में भारत का विलय के बाद जिन 3 राज्यों में भारत को शामिल होना था वह लंबित हुआ था जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर के अभिन्न अंग बना था 26 अक्टूबर 1947 को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत में पंजाब, असम, बंगाल, बिहार व प्रांत जिसमें एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने आई थी, पंजाब ने की थी। देसी राजाओं से यथावृत्त स्टैंड स्टिल समझौते पर हस्ताक्षर के पचदर थे हैदराबाद। अब आ जाइए द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की नीति थी पूर्णतः स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन में सहयोग करना। इसके बाद दोनों असत्य हैं। क्या गलत, क्या पहले देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अंग्रेजों का सहयोग नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। उन्होंने पूर्ण स्वराज प्राप्ति का आशय था, नहीं, ये भी गलत है।
पूर्ण स्वराज्य उसमें डोमिसाइल स्टेट मांग रहे थे लोग। 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने का निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। ये भी सही है। द्वितीय विश्व महायुद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। द्वितीय महायुद्ध कहाँ समाप्त हुआ? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। पाकिस्तान की मांग। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य की प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल ने। पंजाब के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजिनी नायडू ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, बल्कि जिन्ना एक राजनीतिक, या कहा था सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही क्या? वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन उन्होंने भाग नहीं लिया था। मुसलमानों के लिए पृथक देश के प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्ष भाषण में। नाउ और नेवर परफेक्ट लिखा है रहमत अली ने। रहमत अली नाउ और नेवर परफेक्ट रहमत अली ने लिखा है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना कर मांग करने का प्रस्ताव पारित हुआ था 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खुली खुजुमा ने रखा था। मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता देती हुआ था लाहौर में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन के मांग का प्रस्ताव का अधिनियम किया था लाहौर में। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया वह 23 मार्च 1943 था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अब है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे विनोबा भावे को। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन 1942। भारत में क्रिप्स मिशन आया था 1942 को। ब्रिटानिया सरकार ने प्रस्ताव के प्रारूप घोषणा किया जो सर स्टोफेड क्रिप्स लाए थे वे सम्मिलित थे। भारत एक डोमिनियर स्थित दी जानी थी। सब प्रांतों और राज्यों को मिलकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत भारतीय राज्य संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता था। भारत का संविधान जनता सरकार द्वारा निर्मित किया जाना था। 1942 में क्रिप्स मिशन 1942 में जो क्रिप्स मिशन का महत्व के पहलू डाले। भारतीय राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना जिसमें डोमिनियल पद का करना बाकी था प्रधान था। क्रिप्स मिशन का संबंध किससे? क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है? नहीं सही है। तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियल दर्जा संविधान द्वारा सदन के निर्मित संविधान मान्य। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। वह जिसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक में नाम के नामांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक ओपन ए क्रेसिंग बैंक था। महात्मा गांधी ने यह कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव में सम्मिलित प्रावधान तक। क्रिप्स प्रस्ताव में सम्मिलित प्रावधान क्या था? संविधान निर्यात्री निकाय की रचना के लिए। वह प्रधानमंत्री जिसके लिए भारत क्रिप्स मिशन भेजा था वे थे विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स प्रस्ताव के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। महात्मा गांधी के आंदोलन के राजनीतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिथिंगो को। महात्मा गांधी जी को और आंदोलन का राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिथिंगो ने कहा था। अब आ जाइए भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। जब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। वो था वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति कौन थे? तो लॉर्ड वेवल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवल था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई में जिस मैदान में पारित हुआ वह कौन था? तो ग्वालिया का टैंक था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने से पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों और राजाओं को अपनी जनता में प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था।
या कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत रहेंगे जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। करो या मरो का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया के रूप में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य क्या है? यह आंदोलन स्वतः परिवर्तक था। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। हिंदू महासभा में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का यूनिवर्सिटी पार्टी ऑफ पंजाब में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। उपयुक्त सभी पार्टी ने नहीं किया था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने किया था? 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्ताव को पारित किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने 1942 के मुंबई के अधिवेशन में। भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख बनाया था महात्मा गांधी ने। आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। जब भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उसमें कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार का वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से जाने जाता है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, वे थे श्री कृष्ण सिंह। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन का फल क्या था? क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों में नैराश्य और भारत के जापानी आक्रमण की धमकी या AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो प्रसारण किया था उषा मेहता ने। कांग्रेस के रेडियो पे भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्य प्रस्तावित करते थे राजा राम मोहन राय ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम था लुईस फिशर। कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? लुईस फिशर थे। महात्मा गांधी ने जीवनीकार लुईस फिशर था एक अमेरिकी पत्रकार। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक कहाँ हुए थे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में। लॉर्ड लिथेनगो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन पारित करने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खा पैलेस में बंद कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद का गिरफ्तार कहाँ? बांकीपुर जेल में, और गांधी जी को आगा खा पैलेस में रखा गया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी, जिसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? मुंगेर था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान मिलती है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित हो गए थे जयप्रकाश नारायण। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली थी। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था, दोनों सही है। भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। यह किसका विचार था कि ये गलत है? भारत छोड़ो आंदोलन के परिणामस्वरूप अंग्रेजों और मुसलमानों कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे को नजदीक आ गए थे। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों ने 1942 में दूर करने में कहा था, कांग्रेस को दूर से रहने को के लिए कहा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा असफ अली भूमिगत क्रियाकलाप में मुख्य भूमिका संगठन थी, वे थे भारत छोड़ो आंदोलन जिसके कारण अरुणा असफ अली जुड़ी थी, वे थे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी बलिया तथा सतारा में। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय सरकारों में सही सम्मेलन क्या है? रैयती सरकार बारदोली गुजरात में, प्रीति सरकार सतारा महाराष्ट्र में, प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा में, जातीय सरकार
तामलुक बंगाल में। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्र की पराकाष्ठा है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्र आंदोलन की पराकाष्ठा थी और भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को खोज के समय तकाजा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। ब्रिटिश भारत में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय कार्यकारी परिषद इस प्रकार पुनर्गठन गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों के नेता थे। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल 1945 के अंत में नए चुनाव कराए गए और संविधान के निर्माण कराने के निकाय के यथासंभव शीघ्र आयोजित किया गया। संवैधानिक गतिविधियों का हल एक प्रस्ताव पैम्फलेट था, संवैधानिक गतिरोध का हल करना। ऑपरेशन रूबिकॉन कूट का संबंधित है जेल में गांधी के आमरण अनशन से। ऑपरेशन रूबिकॉन का कूट संबंध किससे है? ऑपरेशन जो रूबिकॉन का ये किससे है? तो जेल में गांधी के आमरण अनशन से है। मतगिनी हजारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है तो कौन कौन है? मतगिनी हजारा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली है जो स्वतंत्रता सेनानी में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में। आईएनए के दिमाग के ऊपर से जिसकी स्थापना किया था मोहन सिंह ने। आईएनए का मानसिक पुत्र थे ज्ञानी प्रताप सिंह और मेजर आईवेची फुजीवाला। भारतीय राष्ट्र सेना आईएनए की स्थापना किया था 1942 में। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा किया था 21 अक्टूबर 1943 को। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित मान्यता प्रदान करने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो 9 है। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तत्कालीन मलय में। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की प्रधान कार्यालय स्थित है रंगून में। इसके बाद कौन जुड़े हुए नहीं है? तो आईएनए से कौन जुड़े हुए नहीं, आज़ाद हिंद फौज से कौन जुड़े हुए हैं? तो राशिद अली जुड़े हुए थे, शाहनवाज जुड़े हुए थे, पीके सहगल जुड़े हुए थे, ये सब जुड़े हुए थे। पर जबकि बीसी दत्त नहीं जुड़े हुए थे। राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल जुड़े हुए थे। एसके डांगे, प्रेम सिंह सहगल नहीं, एसके डांगे नहीं, प्रेम सिंह सहगल, शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह, ये सब व्यक्ति आईएनए से जुड़े हुए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वह व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए के आंदोलन में जुड़े रहे थे वे सीलभद्र याजी थे। द फ्री इंडियन रीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम रख दिया था स्वराज द्वीप। निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। आज़ाद हिंद फौज मनाया जाता है 12 नवंबर 1965 को। आज़ाद हिंद फौज व सैनिक जिसने 7 वर्ष के कारावास दंड दिया गया था वो थे राशिद अली। गुलबख्श सिंह, एक मिनट, किसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना किया था? तो गुलबख्श सिंह ने, प्रेम सहगल ने, शाहनवाज ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे पर मोहन सिंह ने नहीं किया था। 1945 में आज़ाद हिंद फौज और लाल किले में मुकदमे की पैरवी कर वकीलों की अध्यक्षता किया था भोलाभाई देसाई ने। आईएनए के अधिकारियों को मुकदमा चलाया गया था लाल किला नई दिल्ली में। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं आज़ाद हिंद फौज के नेशनल आर्मी के अधिकारी के रूप में। 1945 में आज़ाद हिंद किले के दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भोलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने किया। एक मिनट, कौन नहीं थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या लिखा? 1945 की आज़ाद हिंद फौज में जो दिल्ली में लाल किले के मुकदमा चला था उसमें पैरवी भोलाभाई देसाई ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने किया था। सरदार पटेल उस समय नहीं किए थे। 1945 की घटनाएं घटी थी वेवल योजना, शिमला सम्मेलन, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवादी, फांसीवादी, संप्रदायवादी विरोधी निषिद्ध रूप से कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम थे जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना 1946।
कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किया था सर पी लॉरेंस द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था कैबिनेट मिशन ने। 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों की गठित किया था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफन क्रिप्स। डेमरी इसमें नहीं है, तो इसके एक सदस्य नहीं थे। तो कौन कौन थे 1946 कैबिनेट मिशन में? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एलवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफेड क्रिप्स थे। इसका प्रस्ताव मई में आया था। इसे अभी भी भारत के विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी। इसमें ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर बने एक संघीय राज्य के रूप में स्वरूप के लिए उदाहरण दिया जा रहा है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण को अधिकार नहीं था। पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं था। वह जिसने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसने वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं को धारण कर लिए थे, वे थे कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही क्या? इसमें एक संघ सरकार की सिफारिश किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान की दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। बस सही, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को जो अपनी स्वीकृति दी थी वो वापस ले लिया। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल थी। ये भी बात सही, कुछ दिन शामिल तो हुई थी अंतरिम गठन में। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के वे नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह थे, पर महात्मा गांधी नहीं थे। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स प्रस्ताव और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी, वे थे अब्दुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन भारत के आगमन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अब आ जाइए संविधान सभा 1946। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी 1934 के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान के निर्माण किया का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि संख्या का अनुपात होना चाहिए था 10 लाख व्यक्ति पर। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेश के लिए संप्रभुता संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। सही कथन क्या है? 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी। वह राजनीतिक दल जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी संविधान सभा को भंग कर उसके पुनर्विचार में वयस्क मताधिकार पर करने को कहा था, तो समाजवादी दल ने। सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन से। ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वतंत्र भारत के संसद के अध्यक्ष पद संभाला था जीवी मंगलाकर ने। अब अंतरिम सरकार का गठन 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि विभाग था। भारतीय राष्ट्र के अंतरिम में रियासतों के विभाग दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य देखते थे आसफ अली। 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार से सम्मानित किया गया। तब लियाकत अली खान जो विभाग मिला था वह था वित्त विभाग। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में श्रम विभाग को सौंपा गया था जगजीवन राम को। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह और वीर अली को अंतरिम सरकार के सदस्य थे, तो बी आर अम्बेडकर नहीं थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू थे, बलदेव सिंह थे और अली जाहिर भी थे। जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली, अब्दुल कलाम आजाद तथा राजेंद्र प्रसाद को 2 सितंबर 1946 गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, तो लियाकत अली और अब्दुल कलाम आजाद। 2 सितंबर 1946 गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार के मंत्री बनाए गए थे। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, पर ये लोग 26 अक्टूबर को जुड़ा। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी बंगाल में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु तिथि सुनिश्चित किया था 16 अगस्त 1946 को। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, बस अब खत्म नहीं होने वाला है। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय यूके के जिस सत्ता की पार्टी थी वे थे लेबर पार्टी। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ो की घोषणा किया था, तो फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, यथासंभव भारत के संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। भारतीय स्वतंत्रता आधार बनी थी माउंटबेटन योजना की।
माउंटबेटन योजना का आधार था देश के विभाजन, सत्ता के हस्तांतरण। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था जुलाई 1947 में। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना को सरकारी तौर पर घोषणा किया गया था 3 जून 1947 को। अगर अंग्रेजों ने भारत में 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुकी थी, सही बात है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश के प्रभुत्व बनी रही, ये बात गलत है। स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन की संप्रभुता से आ सकती है, सही है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक का राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन में बाल्कन प्लान का उपज है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 1947 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस देश के विभाजन का मुख्य रूप से इसलिए सहमत हो गए क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था। भारत में विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि वे जिन्ना की सरकार बनाने में आमंत्रित करें। रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रेडक्लिफ ने थे। भारत विभाजन के टालने के अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही। 14-15 जून 1947 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था, पर जो अब्दुल कलाम आजाद थे उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने पर राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष के समर्पण के रूप में लिया था डॉक्टर किचलू ने। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में लिया था डॉक्टर किचलू ने। 1947 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जेबी कृपलानी ने। किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफर खान ने। 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण किया था संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल सिंह का गीत हिंदुस्तान हमारा जन गण मन गाया गया था सुचेता कृपलानी ने। पहले अवसर पे भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। बिल्कुल प्रारंभ से भारत में राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति का सही क्रम क्या है? राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। माउंटबेटन योजना 1947 में लोक निर्णायक संतुति की गई थी सिंधु बलूचिस्तान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के दिवस पर समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। महात्मा गांधी कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू होने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन आर कैपेबल का। भारत का जो राष्ट्रवाद है वह ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन कहा था आर कॉपलैंड का। ब्रिटिश शासन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण कहा था के.एम. पनिकर ने। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो जॉर्ज सस्टम थे। अब हम लोग करेंगे संविधान का विकास। चलिए भारत के संवैधानिक विकास करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था
1773 में भारत प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। 1774 ईस्वी में भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इप्पे थे। भारत में गवर्नर जनरल को जिस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था 1786 के एक्ट में, वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था, वह 1786 के एक्ट के तहत 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर और उसकी न्यायिक शक्तियों के वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिवक्ता बना दिया गया। ऐसा विनिमय का कारण है लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर के संकीर्ण इतनी विस्तृत शक्ति के सतर्क हो गया और महसूस करता था कि एक व्यक्ति की इतनी परम शक्ति होना अवांछनीय है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त किया था 1813 ईस्वी में। वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया था 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत। चार्टर्ड अधिनियम 1813 में भारत के महत्वपूर्ण समझे जाने वाले एकीकरण था। इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। चार्टर्ड एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम से बदलना, काउंसिल में गवर्नर जनरल की विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्यों के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति का प्रावधान एक नहीं है। गवर्नर जनरल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति करना। वह एक्ट जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 के एक्ट के तहत। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की स्वीकृति किया था मैथ्यू चेसफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। भारतीय नागरिकों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन हुआ था चार्टर्ड एक्ट 1853 में। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय पर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुए थे तो 1922 में। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना न्यायानक अधिनियम 1773 में। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर्ड एक्ट 1813 और गवर्नर जनरल परिषद के कानूनी सदस्य की नियुक्ति करना चार्टर्ड अधिनियम 1833 के तहत। चार्टर्ड 1813 कंपनी द्वारा व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के निर्देशों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। चार्टर्ड एक्ट 1858 शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत की गई वो था पीट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। भारत में वर्तमान उत्तर प्रदेश प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था 1834 में। भारत में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को हस्तांतरित किया गया था 1858 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने के लिए उत्तरदायी ग्रहण किया था। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। अधिनियम जिसमें सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पे उसके प्राधिकारियों को बल प्रदान किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा।
भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की। बजट पर बहस कब कर सकते थे? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया था 1892 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था 1835, 67, 78 और 1908 में। 4 बार मीडिया को पारित किया। कब कब? 1835, 67, 78 और 1908 में। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में हुई थी। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 में भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों सबसे कम समय तक कौन रहा था? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चला था। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधियों की व्यवस्था जिस अधिनियम के द्वारा की गई थी वो थे मार्ले मिल्टो सुधार 1909। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा के लिए जाना जाता है मेडग्यू घोषणा के नाम से। मेडग्यू चेसफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कार्टेरिस को। 1919 में मेडग्यू चेसफोर्ड अधिनियम पास हुआ था जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी 1919 में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायनिक सिद्धांत निर्दिष्ट करता है प्रांतों के प्रयुक्त विषय पर 2 वर्गों में विभाजन का। मेडग्यू चेसफोर्ड प्रस्ताव संबंधित है संवैधानिक सुधारों से। भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकारिता का। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कौन है? तो 1919 का है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सत्य कथन क्या है? इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों पर अलग कर दिया और भारत सरकार अधिनियम 1919-21 में लागू हुआ तथा मेडग्यू चेसफोर्ड राज्य सचिव और लॉर्ड चेसफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारत सरकार 1919 के प्रवर्तन के साथ ढांचा के विशेषता एकात्मक और केंद्र रहा नहीं, गलत है ये वाला। सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रतिरूप किया, ये बात सही है। उसमें केंद्र का कोई ढांचा नहीं था, सिर्फ राज्यों में बनाया गया था ना। द्वैध शासन का अर्थ प्रशासन के कार्यों को 2 वर्गों में विभाजित करना है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन का बोध प्रवर्तन करने का प्रयत्न किया गया था। भारतीय उच्चायुक्त का पद का सृजन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य तत्व में सम्मिलित थे एक संघ का प्रावधान, प्रांतों की स्वायत्ता देना। भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिकतर आधारित है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की विशेषता थी गवर्नर प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति करना, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं की निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति और स्वयं द्वारा विधि बनाना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं क्या क्या थी? गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद को पुनः गठन, प्रांतीय स्वायत्ता, भारत संघ का प्रस्ताव। भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय गवर्नर के उपबंध था और एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना के उपबंध और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मौजूद है भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत के रूप में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानसभा, प्रांतीय स्वायत्ता तथा एक अखिल भारतीय संघ में विशिष्ट कौन सा नहीं है तो एक केंद्र है था, साथ साथ राज्यों में भी द्वैध शासन था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र 1935 में नहीं था, केंद्र में साथ साथ 1935 में केंद्र नहीं था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी संघों में शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं को सांप्रदायिक विरोधी सिद्धांतों का व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। क्या था? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों का व्यर्थ करके राजाओं का इस्तेमाल करना। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वह अधिनियम जिसके द्वारा संवैधानिक निरंकुश का सिद्धांत प्रस्तुत था तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अपने जिस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया वह था लखनऊ अधिवेशन 1936 में। केंद्रीय विधानसभा में भी निर्वाचन जो भारत शासन अधिनियम 1919 में तहत हुआ था, केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे 1923, 26, 30, 34, 45 में। नोट 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में गुलामी का अधिकार पत्र प्रस्तुत कहा था जवाहरलाल नेहरू ने।
भारतीय राष्ट्र अधिनियम 1935 में अवशिष्ट अनुदेश पत्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में, जिसने यह कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग में पुनः उत्पादित कर दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा दे से जहाँ पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु ये शरारत छोड़ गए हैं। पूरा संविधान बहस में कहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने द रेगुलेट एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ की है। नहीं ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारतीय सरकार अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन का आरंभ हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों में स्वायत्तता का प्रावधान दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय संघ अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को, भारत परिषद इंडियन काउंसिल का समाप्त कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अब एक आखिरी आधुनिक भारत का विविध, मैंने जो आखिरी लास्ट 10 पेज है, बस खत्म हो गया, फिर ये आधा घंटा और लगेगा। सही कथन क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारतीय दंड संहिता 1860 में से लागू किया गया था। 19वीं शताब्दी में वह देश जिसका भारत की ओर विरासत का डर एल्गो अफगान संबंध का आधार बना तो वो रूस था। 1775 प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, 1780 द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध, 1824 प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध, 1828 प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध। इसके बाद आता है द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780-84 में, द्वितीय आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध कब होता है? मैसूर के साथ 80-84 में, फ्रांसीसियों के साथ दूसरा 1750 से 54 और 49-54 में, मराठाओं के साथ दूसरा 1803 से 5 तक, और अफगानों के साथ दूसरा युद्ध 1878 से 80 में, सब दूसरा है। इलाहाबाद की संधि 1765 में, एक्सपा सपेर की संधि 48 में, दा बुद्धिनासे द्वारा मद्रास का अधिकार 1746 में, डुप्ले की पदयुक्ति 1754 में हुआ था। पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर ने किया। मछलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने किया। सती प्रथा का निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेटिक का था। दास्ता का अंत लॉर्ड एलनबरो ने किया था। भारत के संदर्भ में शासन का में पृथक सत्ता दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है थॉमस मनरो को। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल का प्रकोप समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। उड़ीसा अकाल 1876-77 को। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण हुआ था स्टेची आयोग ने। एड्रू फेजल पुलिस आयोग है, एड्रू फेजल पुलिस आयोग। एंटनी मैकडोनाल्ड अकाल आयोग। कॉर्नेल स्कॉट मेनक्रिफ सिंचाई आयोग। थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग है, थॉमस एल्बर्टसन रेलवे आयोग है। 1767 से 69 प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, 90 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, 1824-26 प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध, 45-46 प्रथम आंग्ला सिख युद्ध है। ड्रामेटिक फार्मेसिक वर्नाकुलस एक्ट सबसे पहले क्या आया था? ड्रामेटिक परफॉर्मेंस फॉर वर्नाकुलस प्रेस एक्ट, फिर बंगाल टेंसी एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, फिर अवध एक्ट आया था। बाल विवाह एमजी रनाडे का था। ठगी प्रथा का अंत कार्लस सेलिमन का था। विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर का था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में। मंगलौर की संधि 1784 में। सलाबाई की संधि 1782 में। मद्रास की संधि 1769 में। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुआ। वेलिजेली का वापस बुलाया 1805 में। वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था 1814-16 में। शंकरखेड़ा का युद्ध 1724 में। बदेला का युद्ध 1759 में। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में। मुदाकी का गृह युद्ध 1845 में। ठीक है। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में। बेदरा का युद्ध 1779 में। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में। मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में सही कथन क्या है? उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी।
कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया था, जबकि 1857 के प्रथम चेतना संग्राम के में खान बहादुर खान ने रोहिलखंड के नेतृत्व किया था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौज का नेतृत्व संभाला था। द मार्बल ऑफ द कंट्री, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन लाइफ सिजार्ड, रिप्रोडक्शन सिनेमाटोग्राफिक, ए फ्यू एक्सीडेंट द गिवन एंड वेस्टर्न होटल टुगेदर। यह विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था 7 जुलाई 1896 को। वाह, एक विज्ञापन है ये, 7 जुलाई 1896 को छपा था। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन श्री कौन से कहा था? तो लॉर्ड इटली ने कहा था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन की श्वास कहा था अरविंद घोष ने। द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क के बाहर रहने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। लेखकों को लिखे थे अरविंद घोष ने। मैं तो एक भारतीय लंगड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके, यह कहा था एनी बेसेंट ने। जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारी सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, यह कहा था महात्मा गांधी ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था 1931 में। दोनों नेताओं ने भारत का दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, गांधी और तिलक ने। लाला लाजपत राय के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय के शामिल हुए थे। पहले अध्यक्ष औपचारिक विंग त्याग कर गांधी जी टोपी पहनकर सदन पहुंचे थे, जीवी मंगलाकर ने। सही कथन क्या है? पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी के जुड़े हुए थे। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में सही कथन क्या है? उन्होंने असहयोग आंदोलन का हिस्सा लिया। उन्होंने 1935 में कांग्रेस छोड़ दी थी। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं रब्बी का। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी 1941 में। रविन्द्रनाथ टैगोर के महान प्रहरी कहा जाता है महात्मा गांधी को। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य कथन क्या है? उन्होंने प्राचीन भारत, उसकी संस्कृति गौरवान किया और उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उनके अनेक गीतों को मराठाओं बहादुरी का मंडन है। भारतीय शहीदों की खून का बदला लो। अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो। पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ खड़े उठो, यह कथन था रास बिहारी बोस का। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना, यह कहा था महात्मा गांधी ने। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है, परंतु कृषि नहीं, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। मुंबई की पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुआ था 1854 में। जनता राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, यह राष्ट्र ने वक्तव्य दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नरसंहार के मध्य प्रदेश के जलियांवाला कांड कहा जाता है तो चरण पादुकार नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। भारत में बॉय फ्लॉट बाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता है बडेन पावेर है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 में रखमा बाई मुकदमा केंद्रित था। असहमति की आयु, दंपताधिकारी और प्रत्यार्पण से। भारतीय स्वतंत्रता के संबंधित सही कथन क्या है? रॉलेट एक्ट ने सार्वजनिक रोष की एक लहरी उम्र थी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक गठित हुआ। भगत सिंह को हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। भारत साम्यवादी का उच्चतम पुजारी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोसले थे। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मोरिस थे। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो कर्नाटक की थी। समाजवाद का वह समर्थक है जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राजाओं के जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू ने। साराबंदी आंदोलन 1922 प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में।
राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बॉयकॉट, घेराव, बंद, हड़ताल चारों पे व्यक्ति नाम से आधारित है, जिसमें सर्वप्रथम किसका प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया, वो बॉयकॉट का था। सरकार 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन के मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा था एम एन जोशी को। सही कथन। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। अल हिलाल को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता में प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 में हुआ। खुदीराम बोस का मृत्युदंड 1908 में हुआ। करजन वायली की हत्या 1909 में हुआ। अल हिलाल का प्रकाशन 1912 में हुआ। वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे, सहयोग भी करते थे। यह कथन रामजी पाम दत्त ने कहा था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में। विलियम एम.जे. आर्चेबोल्ड के संदर्भ में सही कथन क्या है? वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य, एमओयू कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य तथा मयूर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद प्रयागराज के प्राचार्य थे। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च के अनुसार तीसरे में कौन था? दांडी मार्च। सबसे पहले में क्या आएगा? चंपारण आंदोलन, दूसरा में असहयोग, फिर आएगा असहयोग आंदोलन, फिर दांडी मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। भारतीय राज्य व्यवस्था में 1947 के बाद जिस महिला को सर्वाधिक योगदान दिया वो अरुणा असफ अली थी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक असभ्य आक्रमण के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह कहा था 1946 में बात कही थी सरदार पटेल ने। वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठी थी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन ने। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान थे। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू विधानसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में क्रमशः सबसे करीब वर्ष था 1925 में। आरंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज्य ईश्वरीय देन लगता है। इसका उद्देश्य आधुनिक की लाना था। उनकी सहायता में केवल भारत में अन्य ब्रिटिश के खिलाफ थी। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? अब्दुल गफर खान था। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था फिरोज शाह मेहता, केटी त्यंग और बदरुद्दीन तैयबजी को। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफर खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती या रेड शर्ट। खुदाई खिदमतगार खुदे के बंदे की स्थापना की थी लाल खान अब्दुल गफर खान के द्वारा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह कहकर आक्रमण किया, अम्बेडकर के उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है। उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं की बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। B.G.S. मुंजे को त्रिपुरा में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा के आश्रय लिए हुए थे। राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे बिहार के। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे जब उनकी मृत्यु हुई थी लगभग 70 वर्ष में। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गोवा का प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर की भोज का अनुष्ठान किया जाता था। जगत नारायण लाल को जेल भेजा गया था जलियांवाला बाग जेल में। कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधि स्थित है आगा खां पैलेस पुणे में। कांग्रेस के अधिकार इतिहास के रचयिता कौन है? तो पट्टाभी सीतारमैया है। भारत में उपनिवेश काल में हिटले का आयोग का सदस्य कौन थे? श्रमिकों के मौजूदा परिस्थितियों के प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। कैथरीन मेयो, हेडस हेकले, चार्ल्स मैकडू और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत की टिप्पणी लिखी थी। बंगाल दुर्चित का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे 1943 में। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू ने जो सिद्धांत दिया था गुट निरपेक्ष का। 15 अगस्त 1947 को भारत में भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था वो था गोवा। 15 अगस्त 1947 के पश्चात औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखा था पुर्तगाली में। जवाहरलाल नेहरू ने सत्य कथन है वे साम्राज्यवाद से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद से प्रभावित थे, वे गांधी जी से प्रभावित थे। जवाहरलाल वे समाजवाद, उदारवाद और गांधी जी तीनों से प्रभावित थे जवाहरलाल नेहरू।
स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहीन, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी में से एक वर्चस्वशाली जनजाति कौन थी? तो कुर्मी थी। स्वतंत्रता के पूर्व वर्चस्वशाली डोमिनेट कास्ट नहीं थी। वही तो मुझे डोमिनेट कास्ट कुर्मी कहाँ से आ जाएगा? कुर्मी नहीं थी। उस समय भूमिहार थे, राजपूत थे, कास्त थे, पर कुर्मी नहीं थी। सही कथन को चुनिए। भारतीय स्वतंत्र नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब मुंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी ने भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्थानांतरक थे। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और दीनबंधु मित्र ने नीलदर्पण में लेखन किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने के लिए प्रथम भारतीय बने और इनमें से पहली घटना थी दीनबंधु मित्र को नीलदर्पण का लेखन किया। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा को प्रारंभ किया था 1892 से। देवबंद उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अब्दुल कलाम आज़ाद का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में सही क्या है? उन्होंने सिद्धांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की थी। 1924 में उन्होंने डिस्परेड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति से रिपोर्ट की प्रस्तुत करना, तुर्की के अप्रति शक्ति के घोषणा करना, बाल गंगाधर तिलक का निर्धन होना, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होना। भारत स्वाधीनता के समय भारत में औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था 1948 में। केरल का प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया था 1957 में। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? एयर इंडिया का एक ही राष्ट्रीयकरण, भारत का उस समय के सबसे बड़े बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जिसका नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। भारत में किस राजाओं की सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई साम्यवादी की सरकार गोवा में स्वतंत्रता का अंग बन गया था। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला बनाया था सी राजगोपालाचारी ने। भारत ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन परिणाम था महात्मा गांधी के सुझाव का। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता तथा भारी औद्योगिकरण में किसके पक्षधर थे नेहरू? तो गांधी जी नहीं थे, तो भारी औद्योगिकरण के। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो कराची अधिवेशन 1931 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 27 में, अखिल भारतीय डिस्परेड क्लास संगठन 1926 में, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में। गांधी जी के यरवदा जेल में ले गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए थे दिल्ली समझौते के लिए। किसने कहा था कि यह पराजय मेरी से अधिक है? किसने कहा था यह पराजय मेरी उनसे अधिक है? 1939 के कांग्रेस संकट में। असहयोग आंदोलन, फिर साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। चौराचौरी की क्या सांप्रदायिक चौराचौरी घटना दांडी के क्या लिखा? सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किसके बाद घटित थी? तो वह तो सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा घटित हुई थी। रेलवे आयोग 1901 में बना था टॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में। रेलवे आयोग 1901 किसके बना था? टॉमस रॉबर्टसन के द्वारा। अकाल आयोग 1899 बना था एंथनी मैकडोनल के द्वारा। सिंचाई आयोग 1901 बना था कार्नेल सॉकेट मैनक्रिफ के द्वारा। पुलिस सुधार आयोग बना था एड्यू फेजल के द्वारा। दांडी यात्रा कलाम से व्यवस्थित करें तो दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, पुनः समझौता हुआ था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? सूरत विभाजन, मार्ले मिल्टो सुधार, होम रूल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। साइमन कमीशन, दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौते। देखो सही काल के पहले साइमन कमीशन आएगा, फिर दांडी यात्रा, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर पूना समझौता हुआ था। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, कैबिनेट मिशन में पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई आरंभ करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। सही कार्यक्रम क्या है? सूरत विभाजन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खुदाई खिदमतगार होना। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू राजीव गांधी में से भारत में निर्विरोध विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने।
नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श का है। खाकसार पार्टी माशा अल्लामा मशरिकी का है। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफर खान का है। कृषक प्रजा पार्टी मजलूक हक का है। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का है। कोका आंदोलन राम सिंह का है। लाल कुर्ती गफ्फार खान का है। अवध किसान सभा देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू का है। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियार्क सर सैयद अहमद खान का है। एसोसिएशन का ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव का है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम.एन. रॉय का है। खिलाफत आंदोलन अली बंधु का है। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधु का है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का है। होम रूल लीग आंदोलन वर्ष 1916 में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 को हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में मोपला विद्रोह होता है। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट था। M.K. गांधी चंपारण आंदोलन का है। S.C. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का है। M.A. जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक है। M.K. जिन्ना। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह था। B.J. तिलक होम रूल आंदोलन है। अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन है। सरोजिनी नायडू धरसना रेड है। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट का है। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट का है। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल का है। असहयोग आंदोलन M.K. गांधी का है। स्वराज पार्टी का निर्माण करना C.R. दास का है। महात्मा गांधी दांडी मार्च जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग किया था। खान अब्दुल गफर खान लाल कुर्ती अभियान सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। सही कालक्रम में बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट पहले आया, फिर बंगाल का विभाजन, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत में फूट। राष्ट्रीय आंदोलन में की घटनाओं का सही क्रम क्या है? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। सही क्रम क्या है? होम रूल आंदोलन, रॉलेक्ट एक्ट, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय के कार्य अशरफ अली देखते थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड रिकर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन की सुझाव दिया था। सही बात है। रानी दुर्गावती गढ़ा मंडल से थी। महारानी अहल्याबाई होलकर राज्य से थी। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी। बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली की थी। घटनाओं का सही कालक्रम। बंग भंग लखनऊ समझौता रॉलेक्ट एक्ट के द्वैध शासन का प्रवर्तन थे। घटनाओं का सही कालक्रम क्या? लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? एक आधुनिक रूप से रॉलेक्ट विधेयक पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार होना, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में B.J. तिलक का निर्धन होना। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से जुड़ी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? महात्मा गांधी का दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता होना। सही कार्यक्रम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन। घटनाओं का सही कार्यक्रम। कांग्रेस के मंत्रियों का त्याग पत्र 39 में। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन मार्च 1940 में। लिथुनिगो का अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में। क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन 1942 में। घटनाओं का सही क्रम कर देखा जाए तो होम रूल आंदोलन, फिर चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। सही कार्यक्रम देखा चंपारण सत्याग्रह, रॉलेक्ट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी की घटना। जलियांवाला बाग त्रासदी, स्वराजिस्टिक दल का निर्माण, नौजवान सभा का निर्माण, दांडी मार्च करना। जमुना लाल बजाज वर्धा के सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक सभा करना। 1833 अब कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होना। 1906 में ढाका का मुस्लिम लीग की स्थापना होना। 1927 में अखिल भारतीय देसी राजाओं के प्रजा परिषद की स्थापना होना। 1932 में हाईलाइट और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करना। मार्ले मिल्टो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन का क्षेत्र, साइमन कमीशन, देशव्यापी आंदोलन करना, चौरा चौरी की घटना, असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना, दांडी मार्च, नमक का अवैध निर्माण करना। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र देखा जाए तो बंगाल गजट था। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। गदर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे लाला हरदयाल और हरन सिंह तडुकर। पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होते के समय लॉर्ड हेस्टिंग थे। बंगाल का गवर्नर जनरल थे। इंडियन काउंसिल एक्ट
मार्ले मिल्टो सुधार था 1909 का। भारत सरकार अधिनियम 1919 मेड्यू चेसफोर्ड सुधार है ये। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पे था। स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान था। अगस्त घोषणा मेडग्यू ने किया था। अगस्त घोषणा किसने किया था? मेडग्यू ने। अगस्त का प्रस्ताव दिया था लॉर्ड लिथिनगो ने। अगस्त का संकल्प दिया था महात्मा गांधी ने। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दिया था मोहम्मद अली जिन्ना से। मैंने अगस्त का घोषणा कौन करता है? मेडग्यू। अगस्त प्रस्ताव कौन देता है? लॉर्ड लिथिनगो। प्रस्ताव कौन देगा? लिथिनगो। घोषणा कौन करेगा? मेडग्यू। संकल्प कौन लाया था? महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कितना था? मोहम्मद अली जिन्ना का था। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 था। क्रिप्स प्रस्ताव 42 में, अगस्त प्रस्ताव 40 में, बेवल योजना 45 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 42 में, अगस्त प्रस्ताव 40 में, नेहरू रिपोर्ट 28 में, CR फॉर्मूला 44 में, बेवल योजना 45 में, देसाई लियाकत समझौता 45 में, पूना एक्ट 1932 में, गांधी इरविन समझौता 31 में, क्रिप्स मिशन 42 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में। बटलर समिति रिपोर्ट भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पदोन्नत शक्तियों के बीच संबंध था। बटलर समिति रिपोर्ट किसे था? तो भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच का संबंध था। हैंगटोंग समिति रिपोर्ट ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाओं पर था। हंटर जांच जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए था। मुन्नी मेड समिति का रिपोर्ट मेडग्यू चेसफोर्ड समिति का रिपोर्ट था। वर्ष 1929 में जारी किए गए दिवाली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? डोमिनियल स्टेट से है। डोमिनियल स्टेट से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अकाल 1860-61 में, उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल 65 से 66 में, मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 76 से 78 में, बंगाल में अकाल 82 से 83 में आया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सैंडलर आयोग शिक्षा से जुड़े हुए थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई थी। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनियम 1932 में आया था। सार्वधिक सम्मेलन 1928 में, पूना सार्वजनिक संकल्प 1929 में आया था। घटनाओं का सही क्रम देखा जाए तो कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन, तिलक को होम रूल लीग। घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, INA मुकदमा, रॉयल इंडियन नेवल सेटिंग का विद्रोह करना। कालक्रम होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। साइमन कमीशन 1927 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन 85 में, मार्लो मिल्टन सुधार 1909 में आता है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 में, फिरोज शाह बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1929 को, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हो गया था। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज अधिनियम 1931 में, सांप्रदायिक निर्णय 1932 में। सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था? 1932 में हुआ था। सही कालक्रम क्या है? तो साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और देश का विभाजन हुआ था। थियोडिकल बैंक मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में गया था। इल्बर्ट बिल रिपन का, इल्बर्ट बिल किसका है? रिपन का है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का है। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का है। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। असहयोग आंदोलन में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने। सही कालक्रम क्या है? गांधी के चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन है। फिर आता है होम रूल लीग, लोकमान्य तिलक का है। नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय का है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर शुप्रो का है। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास का। स्वराज पार्टी किसका है? चित्तरंजन दास का है। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ हुआ था 1909 में। पृथक निर्वाचन का कब प्रारंभ हुआ था? 1909 में। कांग्रेस लीग से समझौता हुआ था 1916 में। सांप्रदायिक अवार्ड मिला था 1932 में। मुक्ति दिवस दिया गया था 1939 को। मुक्ति दिवस 1939 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। सहायक संधि 1798 में। सहायक संधि कब आया था? 1798 में। भारत में
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी का अधिकार समाप्त हो गया था 1833 में, और ब्रिटिश नागरिकों को कंपनियों में भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था 1813 में। कालक्रम करें, सती प्रथा पे प्रतिबंधित करना, सती प्रथा पे प्रतिबंध करना, वुड डिस्पैच आना, वर्नाकुलस प्रेस एक्ट आना, रॉयल एक्ट अधिनियम आना। लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, इल्बर्ट विल विवाद सबसे पहले घटित हुई थी। तो सबसे पहले क्या आया था? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। फिर आता है, सही कालक्रम बताइए। क्रिप्स योजना, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना थी। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन होता है जनवरी 46 में। शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह फरवरी 1946 में होता है। कैबिनेट मिशन की घोषणा मार्च 1946 में होती है तथा अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में होता है। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेबल ऑफर, कैबिनेट मिशन प्लान था। सही कालक्रम क्या है? तो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन की योजना, वेबल की योजना, मंत्रिमंडल मिशन की योजना। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो चंपारण विद्रोह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह, चोरा चोरी की घटना होना। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट। सही सी राजगोपालाचारी योजना, वेबल योजना, सी राजगोपालाचारी योजना, फिर वेबल योजना आता है, फिर कैबिनेट मिशन योजना आता है, फिर माउंटबेटन योजना आता है। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था राजगोपालाचारी ने। वेबल योजना प्रस्तुत हुई थी 1945 में। मैकडोनाल्ड कॉम्युनल अवार्ड दिए थे। मैकडोनाल्ड ने क्या दिया? कॉम्युनल अवार्ड दिया। लिथिनगो ने अगस्त ऑफर दिया, अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी ने ड्रॉस्टन ऑफ लैप्स दिया था। चेम्सफोर्ड ने डाइकी दिया था। व्यवस्थित करें तो वो कालक्रम है, वुड की घोषणा पत्र, हंटर आयोग, सेंट्रल आयोग, सार्जेंट योजना बनाना। इंदु प्रकाश MG रनाडे का है। नेटिव ओपिनियन NV मुडलिक है। बॉम्बे कॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर का है। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर का है। विद्रोह, संथाल विद्रोह 55 में, कोल विद्रोह 31 में, खासी विद्रोह 29 में, अहोम विद्रोह 1828 में अहोम विद्रोह होता है। कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को पारित होता है। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1932 में। एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह में। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। अंबिकाचरण मजुमदार ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गई थी वो। सही कालक्रम क्या? तो CR फार्मूला, गांधी CR फार्मूला, गांधी जिन्ना बातचीत, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में, कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन 37 में, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी और अन्य लोगों के लिए साथ गठन किया था। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग के संस्थापक है। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का प्रारंभ किया था। राजनीतिक संगठन देखे जाए तो खाकसार इनाउतुल्ला मिसिकी का है। सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण का है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी BR अम्बेडकर का है। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस का है। गदर पार्टी लाला हरदयाल का है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफर खान का है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस का है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। घटनाओं का सही कालक्रम देखें तो मिल्टो मार्ले सुधार, मेडग्यू चेस्फर्ट सुधार, चौरा चौरी कांड और दांडी यात्रा है। 1929 के व्यापार अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट उपबंध करता है अधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर रोक। भारत परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो का है। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता का है। लखनऊ समझौता 1916 का है। भारत शासन अधिनियम 1919 दुशासन पद्धति का प्रारंभ है। घटनाओं का सही कालक्रम क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तित्व सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन। साइमन कमीशन, पूना पैक्ट, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन आया था। असहयोग आंदोलन चंपारण राजेंद्र प्रसाद का है। अहमदाबाद मिल श्रमिक अनुसुईया बेन का है। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल का है। खेड़ा सत्याग्रह। घटनाओं का सही कार्यक्रम देखें तो चंपारण सत्याग्रह, तिलक की मृत्यु, दांडी यात्रा, शिमला समझौता। सही क्रम देखें तो स्वदेशी आंदोलन, जलियांवाला बाग नरसंहार, दांडी मार्च,
भारत छोड़ो आंदोलन, पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सही क्रम क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और रॉयल इंडियन नेवी में गदर होना, बंग का निर्णय करना, स्वदेशी आंदोलन, औपचारिक घोषणा, कांग्रेस के उद्देश्य के पूर्ण स्वराज को स्वीकार करना और सूरत कांड। क्या है? उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, ये बात गलत है। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, ये बात सही है। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन है क्लेमेट एटली का। भारत एक क्रांतिकारी होना चाहिए, हमें जल्दी से ले जाने चाहिए, कहा था सर स्टीफेन क्रिप्स ने। प्रथम अणुबम का विस्फोट हुआ था हिरोशिमा में। फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई थी 1779 में, 89 में। सही कालक्रम क्या है? चंपारण आंदोलन, अमृतसर की घटना, मोपला विद्रोह, चौरा चौरी की घटना। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री चौथी पदावधि थी। भारत के प्रथम गैर कानूनी प्रधानमंत्री 1977 में पद में नियुक्त हुए थे। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्यिक मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन बटन कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। यह बारदोली सत्याग्रह गुजरात का है, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश का, यरवदा महाराष्ट्र के पुणे में, नवाखोली बांग्लादेश में है। सही कथन क्या है? शक संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग में पहला चैत 22 मार्च को अधिवर्ष के 21 मार्च को पड़ता है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बांग्ला में रचित जन गण मन का हिंदी संस्करण संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। घटनाओं का सही क्रम क्या है? लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंतिम रूप से वापसी। अब ये आखिरी पेज है, खत्म हो गया, इसके बाद ये आखिरी पेज है। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? खुर्चेव और बुल्गेरिन की भारत यात्रा, दलाई लामा को भगाकर भारत आना और चाउन उन लाई का भारत के आगमन और गोवा मुक्ति होना। भारत और स्वतंत्रता के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षरित किया था वर्ष 1972 को। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था पाकिस्तान के विरुद्ध। कृषक दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य से है, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र से है, चंद्रशेखर खगोल भौतिकी से है, भानु मकड़ क्रिकेट से है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। सही कालक्रम क्या? चंद्रशेखर आजाद की शहादत, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन। घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में गए थे। वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो में। इकबाल 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। बुटेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाने के लिए जाने जाते हैं। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? तो अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी मेहता। अलीपुर सेंट्रल जेल में स्थित है कलकत्ता। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? कलकत्ता में है। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है हैदराबाद के राज्य के सैनिक कार्रवाई से। वह राज्य जिसका सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है वह पश्चिम बंगाल है। वह सिद्धांत जिसके माध्यम से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया था वह थे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मदर टेरेसा के संबंध में सही क्या? उनका जन्म अल्बानिया में हुआ। 18 वर्ष की उम्र में उनका नन बन गई और एक समय में वह कलकत्ता में शिक्षक थी। मदर टेरेसा के संबंधित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटीज। चीन की तिब्बत पर कब्जा किया था 1959 में। भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए दिसंबर 1971 में। सोवियत संघ रूस बना था 1991 में। जर्मनी का एकीकरण हुआ 3 अक्टूबर 1990 को। जर्मनी के 3 अक्टूबर 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1941 के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था पर्ल हार्बर पे आक्रमण। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। बिल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के वह राष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया रिचर्ड निक्सन थे। बिशप टीटू जिस देश के संबंधित वह देश है दक्षिण अफ्रीका। चीन के वास्तविक कागज का निर्माण का श्रेय जाता है साई लून को। सही कथन क्या? प्लूटो सुकरात का शिष्य था।
पुनर्जागरण संस्कृति में इटली का प्रारंभ होने का कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ब्रिटिश भारत में विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने जाने के लोग संबंधित थे मुद्देर के। 1909 में अधिनियम संबंधित है पृथ्वी के मताधिकार क्षेत्रों में लागू करने से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित हुआ था। भारतीय जनसंघ 51 में, भारतीय साम्यवादी दल 25 में, AIDMK 1972 में। इंपीरियल गैजेटियर संवेयक है विलियम विल्सन हंटर का। स्वतंत्रता सेनानी शासन के पंचायती राज के नामांकन जिस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम दिया उसका नाम क्या है? तो महात्मा गांधी है। भारतीय राष्ट्रीय कैडर का प्रथम महीना चैत है। बंगाल के प्रथम बिहार में किराएदारी का अधिकार बंगाल के किराएदारी अधिनियम में पारित हुआ था 1885 में। लखनऊ महानगर के संबंधित कथन 18वीं सदी के नगर नियोजित तरीके से विकसित किया और ब्रिटिश काल में सर हर्नट बटलर के ने इसे पुनर्संगठित विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह करके हम लोग का आधुनिक भारत आज खत्म हो जाता है। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो से जहाँ पे मैं प्राचीन मध्यकालीन मैंने ये पूरा बुक का वीडियो को मैं कन्वर्ट कर दूंगा। उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि हम लास्ट तक देखे हैं। ठीक है, तो मुझे बड़ा खुशी होगी कोई इतना लास्ट तक भी देखा कि नहीं देखा। उम्मीद तो कम है, फिर भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।